3 सितंबर 1901 को मेलबोर्न के रॉयल प्रदर्शनी भवन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार फहराया गया था। इस ध्वज को एक प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया था और इसके डिजाइन में कॉमनवेल्थ स्टार और दक्षिणी क्रॉस सदर्न क्रॉस शामिल थे, जो ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप को दर्शाते हैं। ध्वज के बारे में मुख्य बातें। पहला, फहराया जाना। ये ध्वज 3 सितंबर 1901 को मेलबोर्न में रॉयल प्रदर्शनी भवन के गुंबद पर फहराया गया था। डिजाइन। ध्वज में एक नीला एंसाइन, ब्लू एंसिन, यूनियन जैक का ऊपरी बायां भाग, एक कॉमनवेल्थ स्टार और दक्षिणी क्रॉस तारामंडल के 7 सितारे हैं। प्रतियोगिता। ध्वज का डिजाइन एक सार्वजनिक प्रतियोगिता का परिणाम था, जिसके विजेता प्रविष्टि को चुना गया। प्रतीकात्मक महत्व। कॉमनवेल्थ स्टार ऑस्ट्रेलियाई राज्यों के एकीकरण और ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि दक्षिणी क्रॉस दक्षिणी आकाश में आसानी से दिखाई देने वाला एक तारामंडल है। नीला एंसाइन। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक आधिकारिक ध्वज के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला एक नीला एंसाइन था। हाँ, यह सही है कि कतर को 3 सितंबर 1971 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इस दिन कतर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, जब उसने ब्रिटेन के साथ संधियों को समाप्त कर दिया और अपना शासन संभाला। स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि। 1968 में ब्रिटेन ने घोषणा की कि वह बहरीन और कतर सहित सभी फारसी खाड़ी देशों से अपनी सेना वापस ले लेगा। इस घोषणा के बाद कतर ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह अपने और अन्य शेखों के साथ समझौते में अपनी स्थिति को लेकर संतोषजनक समझौते पर नहीं पहुंच सका। महत्वपूर्ण तारीखें। 3 सितंबर 1971 कतर ने ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। 5 सितंबर 1971 संयुक्त राज्य अमेरिका ने कतर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी। 3 सितंबर 1914 को प्रिंस विलियम ने मुस्लिम किसानों के विद्रोह और दबाव में अल्बानिया छोड़ दिया, जब उनके शासनकाल में अशांति और अराजकता बढ़ गई थी। उन्होंने 1 महीने पहले ही अल्बानिया में प्रवेश किया था और लगभग 6 महीने के शासन के बाद उनका प्रस्थान हुआ था, जिससे देश अराजकता में डूब गया था। घटनाक्रम का सारांश। प्रारंभिक प्रवेश। प्रिंस विलियम ने मार्च 1914 में अल्बानिया की नई राजधानी डुरेस में प्रवेश किया था। विद्रोह और दबाव। उनके 6 महीने के शासनकाल में देश में विद्रोह और अशांति बढ़ गई थी। 3 सितंबर 1914 का प्रस्थान। मुस्लिम किसान विद्रोहियों के विद्रोह के कारण बढ़ते दबाव में प्रिंस विलियम ने 3 सितंबर 1914 को अल्बानिया से प्रस्थान किया। परिणाम। प्रिंस विलियम के प्रस्थान के बाद अल्बानिया पूरी तरह से अराजकता में डूब गया, जिसके बाद देश में राष्ट्रीय एकता का भाव समाप्त हो गया। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत से भी प्रिंस विलियम की स्थिति और कमजोर हो गई थी, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी ने उन्हें अल्बानियाई सैनिकों को अपने साथ लड़ने के लिए भेजने की मांग की थी। तीन सितंबर 1984 को फिलीपींस में एक भयानक तूफान आया था, जिसमें 1300 लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। इस तूफान की गति 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक थी। घटना का विवरण। दिनांक 3 सितंबर 1984। स्थान दक्षिण फिलीपींस। प्रभाव लगभग 1300 लोगों की मौत, सैकड़ों लोग घायल। तूफान की हवाओं की रफ्तार 185 किलोमीटर घंटा तक मापी गई। ये घटना फिलीपींस में आए विनाशकारी तूफानों में से एक थी। हाँ, ये सच है कि 3 सितंबर 2013 को माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के डिवाइस और सेवा व्यवसाय को खरीदने के समझौते की घोषणा की थी, जिसके तहत $7.2 अरब का सौदा हुआ था। इस सौदे में नोकिया के लुमिया और लो एंड आशा ब्रांडों के अधिकार भी शामिल थे, और ये 2014 की शुरुआत में पूरा हुआ था। सौदे के बाद स्टीफन एलोप नोकिया के सीईओ पद से हटे और माइक्रोसॉफ्ट में उपकरणों के प्रमुख बन गए। पृष्ठभूमि। यह अधिग्रहण नोकिया के लिए स्मार्टफोन बाजार में सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनियों से मिल रही कड़ी चुनौती के बाद हुआ था, जिसने नोकिया को बड़े नुकसान का सामना कराया था। माइक्रोसॉफ्ट को एक हार्डवेयर कंपनी की जरूरत थी, खासकर जब गूगल ने मोटोरोला और सैमसंग ने एंड्रॉयड में बड़ा दांव लगाया था, ताकि वह वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनियों के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा में टिक सके। सौदा क्या था?
इस सौदे में नोकिया के मोबाइल फोन व्यवसाय के अधिकार शामिल थे। माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के पेटेंट भी खरीदे, जिससे उसे एक मजबूत पेटेंट पोर्टफोलियो मिला, खासकर नोकिया के लुमिया जैसे डिवाइस के लिए। सौदे का प्रभाव। इस सौदे के कारण नोकिया कंपनी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। नोकिया ने अपने नेटवर्क इक्विपमेंट और मैप सेवाओं के अलावा अपने अन्य डिवीजनों को बनाए रखा, जैसे कि नोकिया नेटवर्क। n.wikipedia.org A2V सर्च ट्रांसलेट ग्रुप के मुताबिक उत्तर कोरिया ने 3 सितंबर 2017 को अपना छठा और अब तक का सबसे हालिया परमाणु परीक्षण किया, जिसमें कहा गया कि उसने एक थर्मोन्यूक्लियर हथियार हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। ये परीक्षण 2017-2018 उत्तर कोरिया संकट के एक उच्च बिंदु पर हुआ। 3 सितंबर 1875 को दुनिया का पहला पोलो मैच खेला गया था। अर्जेंटाइन ओपन पोलो टूर्नामेंट में खेले गए इस मैच को पहला आधिकारिक पोलो मैच माना जाता है। पोलो दुनिया का सबसे पुराना टीम स्पोर्ट है। इसका इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। भारत में पोलो को आधुनिक रूप में लाने का श्रेय मुगलों को जाता है। ब्रिटिश काल में प्रसिद्ध ब्रिटिश कप्तान रॉबर्ट स्टीवर्ट पोलो का अंग्रेजी रूप लेकर आए। ब्रिटिश शासकों ने असम के सिलचर में एक पोलो क्लब की स्थापना की। हालांकि मणिपुर और मंगोल जाति के लोग ब्रिटिश के आने से पहले से ही पोलो खेलते थे। इसी वजह से मणिपुर को पोलो का जन्मस्थान माना जाता है। सागो कांगजे नामक एक पारंपरिक मणिपुरी खेल को आधुनिक पोलो का जन्मदाता माना जाता है। तीन सितंबर 1998 को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति और उस समय के गुटनिरपेक्ष आंदोलन नम के अध्यक्ष नेल्सन मंडेला ने डरबन में 12 नम शिखर सम्मेलन में कश्मीर मुद्दे का उल्लेख किया। इस पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आपत्ति जताई, क्योंकि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और नम मंच पर इसे उठाने का कोई उचित नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी ने शिखर सम्मेलन में दिए गए अपने संबोधन में इस हस्तक्षेप की आलोचना की थी। घटना का विवरण। तारीख 3 सितंबर 1998, स्थान डरबन, दक्षिण अफ्रीका में 12वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन नम शिखर सम्मेलन। मुख्य घटना, नेल्सन मंडेला ने कश्मीर मुद्दे को उठाया। प्रतिक्रिया, भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। वाजपेयी के संबोधन का संदर्भ। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि नम जैसे महत्वपूर्ण मंच पर घरेलू मामलों को उठाने से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मूल सिद्धांतों का हनन होता है। ये घटना भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बीच एक महत्वपूर्ण क्षण था, जहां भारत ने एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपने आंतरिक मामलों के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर आपत्ति व्यक्त की।